Good morning, dear students. Today we are learning chapter number 10 for class 12th, and we are studying the chemical reactions of alkyl halides. तो अब आ गया हमारा isomerization. तो when alkyl halide react in the temperature 573 Kelvin in the presence of anhydrous AlCl3, then it forms 2 degree haloalkane. जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे कि Cl3CH2 CH2Cl इट इज़ अ 1 क्लोरोप्रोपेन, और ये जब हीट करते हैं इसको एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में तो ये 2 हेलोएल्केन बना लेता है, यानी कि 2 क्लोरोप्रोपेन बना लेता है। तो ये क्या है, एक तरह से इसका आइसोमर है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, आइसोमराइजेशन, राइट। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं आपके जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरिल हैलाइड्स। एरिल हैलाइड्स क्या होते हैं, बेंजीन रिंग पर जब हेलोजन जुड़ता है तो वो क्या कहलाता है, एरिल हैलाइड, राइट। एरिल हैलाइड्स जो होते हैं वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। मींस कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और इधर से इलेक्ट्रोफाइल आउट होता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, जब कोई एक इलेक्ट्रोफाइल किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस करता है तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या होता है कि जब हम बेंजीन की रिएक्शन Cl2 से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, देन व्हाट इज फॉर्म, FeCl3 रिएक्ट विद Cl2 एंड फॉर्म FeCl4 माइनस। क्या बना लेता है, FeCl4 माइनस प्लस Cl प्लस। तो यहाँ पर हमें Cl जो है वो किस फॉर्म में मिला, एक इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में मिला, राइट। जैसा कि आप जानते हो कि Cl माइनस होता है नॉर्मली, ओके, लेकिन यहाँ पर FeCl3 Cl2 के साथ में रिएक्ट करके FeCl4 माइनस बनाता है और Cl प्लस के फॉर्म में हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रोफाइल मिलता है। ये जो इलेक्ट्रोफाइल है Cl प्लस वो इधर अटैक करेगा, क्योंकि आप देखोगे कि जब बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में से जब हाइड्रोजन आउट होती है, ठीक है, तो H प्लस के फॉर्म में बाहर निकलती है, यानी कि एक इलेक्ट्रोफाइल इसमें से क्या हुआ, बाहर हुआ, और बेंजीन पर क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, क्योंकि H प्लस के फॉर्म में बाहर निकलता है। और फिर जो हमें Cl2 से क्या मिला, Cl प्लस मिला, ठीक है, तो ये जो Cl प्लस है वो किस पर अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, और हमें क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन मिलेगा, राइट। तो इसे हम बोलते हैं हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से Cl2 से हमें Cl प्लस मिला, FeCl3 के साथ रिएक्ट करता है, FeCl3 FeCl4 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ से Cl प्लस इस पर अटैक करता है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, राइट। तो ये कहलाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद में है बाई साइड चेन हेलोजिनेशन, लाइक दिस। जैसे अगर हम इसकी बात करें कि ये क्या है, टॉलुइन, ठीक, टॉलुइन की रिएक्शन Cl2 के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या होता है, यहाँ पर सिंपल हेलोजिनेशन होता है, यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन आउट होगा और Cl इस पर जुड़ जाएगा, ये क्या बना लेगा, CH2Cl, और HCl बाहर हो जाएगा। और फिर हम जानते हैं कि सनलाइट के प्रेजेंस में जब Cl2 के रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, एक फ्री रेडिकल बनता है, यानी कि Cl डॉट, ये क्या है, फ्री रेडिकल है। और फिर बाद में क्या होता है, अगेन एंड अगेन ये रेडिकल से वो रिएक्शन करते हैं, तो फिर क्या होता है, यहाँ पे ये Cl2 वापस से रिएक्शन करेगा और इसमें Cl जुड़ेगा और हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो ये क्या बनाता है, CHCl2। जैसे कि आपने एलिफेटिक हेलोएल्केन्स के भी अंदर भी देखा था कि Cl2 की रिएक्शन जब सनलाइट के प्रेजेंस में करवाते हैं तो किस तरीके से वहाँ पर Cl ऐड होता जाता है और हाइड्रोजन रिमूव होता जाता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी Cl ऐड होता जाएगा और हाइड्रोजन रिमूव होता जाएगा, और इस तरीके से क्या बना लेगा, बेंजो ट्राई क्लोराइड, ओके। इट इन्वॉल्व्स द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ओके। ये कौन सी मैकेनिज्म से होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, ठीक है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट फ्रॉम बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट। तो ये क्या है, बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट है, आप देख रहे हो बेंजीन पर N2 प्लस Cl माइनस, राइट।
तो ये क्या कहलाता है, डाई एजोनियम साल्ट। तो जब बेंजीन डाइजेनियम साल्ट के रिएक्शन CuCl और HCl के प्रेजेंस में करवाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl दैट इज फॉर्म C6H5Cl प्लस N2, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द सैंडमेयर रिएक्शन। ये CuBr के रिएक्शन कराते हैं HBr के प्रेजेंस में, तो भी क्या बनता है C6H5Br प्लस N2, ठीक है। तो N2 बाहर निकल जाता है और क्या बनता है C6H5Br या C6H5Cl बनता है, ठीक है। तो इसके बाद में नेक्स्ट आता है Cu और HCl की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये बनता है C6H5Cl प्लस N2। तो बच्चों आप ये ध्यान से देखोगे कि CuCl और HCl के साथ में जब रिएक्शन कराते हैं तो वो कहलाती है सैंडमेयर रिएक्शन। लेकिन अगर हम Cu यानी कि कॉपर एंड HCl या कॉपर एंड HBr काम में लेते हैं तो वो रिएक्शन कहलाती है गाटरमान रिएक्शन। समझ में आया? तो आपको ये ध्यान देना है कि स्पेशली CuCl और HCl या CuBr और HBr के साथ में रिएक्शन होगी तो वो सैंडमेयर कहलाएगी, लेकिन सिर्फ कॉपर मेटल के प्रेजेंस में HCl और HBr के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो वो क्या कहलाएगी, गाटरमान रिएक्शन, ठीक है। और दोनों में ही क्या बनता है, यहाँ पे हेलो एल्केन बनता है और N2 बाहर निकलता है, राइट। इसके बाद में आते हैं दीज रिएक्शंस आर नेमिंग रिएक्शन एंड दीज आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका इन द प्रेजेंस ऑफ HbF4, ठीक है। HbF4 के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है C6H5N2 प्लस BF4, ठीक है। यहाँ से H इस Cl के साथ में क्या होता है, बाहर निकल जाता है, क्या बना लेता है HCl, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, ये साल्ट बन जाता है, इस साल्ट में से N2 बाहर निकल जाता है और BF3 बाहर निकल जाता है और सिर्फ एक फ्लोरीन C6H5 के साथ में जुड़ा रहता है। तो ये रिएक्शन कहलाती है बाल्सीमान रिएक्शन, राइट। आप बुक में देखोगे, आपको बुक के अंदर इसको डिस्क्राइब करके दिया हुआ है, काफ़ी मैकेनिज्म भी दिया हुआ होगा। तो आप देखोगे कि जब हम डाइजेनियम साल्ट की रिएक्शन करवाते हैं HbF4 के साथ में तो पहले इसका साल्ट बनता है, उसके बाद में उसमें से N2 एंड BF3 रिमूव होता है और फिर हमें क्या मिलता है, फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो ये स्पेशली रिएक्शन है फॉर फ्लोरोबेंजीन, इट इज कॉल्ड द बाल्सीमान रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद में जब Ki की रिएक्शन करवाते हैं और हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है C6H5I मिलता है, यानी कि आयोडोबेंजीन प्लस N2 प्लस KCl, ठीक है। यहाँ से K इस Cl के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा KCl, I है वो किस पे जुड़ जाएगा, बेंजीन पे, और यहाँ से N2 बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो C6H5I प्लस N2 प्लस KCl। तो दीज रिएक्शंस आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम बेंजीन डाइजेनियम साल्ट, ओके। तो आप यहाँ से डायरेक्ट लर्न करने के हिसाब से आप देख सकते हो दिस थ्री आर नेमिंग रिएक्शंस। इसके बाद में आता है फ्रॉम फिनॉल्स। फिनॉल ये क्या है, फिनॉल है प्लस PCl5 के साथ में जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है C6H5Cl प्लस HCl प्लस POCl3। जैसा कि आपने एलिफेटिक हेलो एल्केन में भी देखा होगा कि जब हम PCl5 के साथ रिएक्ट करवाते हैं किसी भी अल्कोहल की तो POCl3 बनता है, ठीक है। और क्या बनता है, हेलो एल्केन बनता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, OH हट जाएगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा, ठीक है। और बाकी POCl3 एंड HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी हो गई रिएक्शन। इसके बाद में आ जाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड्स। तो आप देखोगे एराइल हैलाइड्स आर कलरलेस लिक्विड्स और कलरलेस सॉलिड्स विद कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। एराइल हैलाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कलरलेस लिक्विड्स और सॉलिड्स होते हैं, बट उनमें कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है, यानी कि कुछ उनकी स्मेल होती है। इसके बाद में आता है बॉइलिंग पॉइंट जनरली इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग इन द साइज ऑफ एराइल ग्रुप और हेलोजन एटम। तो जैसे जैसे आप देख रहे हो कि बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है
व्हेन द साइज ऑफ हैलोजन इंक्रीजेस। तो जब साइज ऑफ हैलोजन इंक्रीज होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि हायर डेंसिटी होगी, ठीक है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर साइज ऑफ एराइल ग्रुप इंक्रीज होता है तो भी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, ठीक है। इसके बाद में आता है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर इज मोर देन ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। तो क्या होता है, पैरा आइसोमर की मेल्टिंग पॉइंट वो क्या होता है, ज़्यादा होता है देन ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर, ठीक है। आपको पता है पैरा आइसोमर कौन सा होता है, जब Cl यहाँ जुड़ा हुआ हो, ठीक है, और अगर यहाँ और यहाँ जुड़ा हो तो क्या कहलाता है, ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर, राइट। तो मेल्टिंग पॉइंट पैरा आइसोमर का ज़्यादा होता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ मोर सिमेट्रिकल नेचर ऑफ पैरा आइसोमर, क्योंकि उसका मोर सिमेट्रिकल आइसोमर होता है, इसलिए सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो वो क्या होता है, एक दूसरे से काफ़ी क्लोजली बॉन्डेड होते हैं, और क्लोजली बॉन्डेड होने की वजह से वो क्या होता है, कंडेंस्ड होते हैं, और कंडेंस्ड होने की वजह से वो क्या होते हैं, उनकी मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में ड्यू टू द रेजोनेंस इन क्लोरोबेंजीन CCl bond is shorter and hence its dipole moment is less than that of cyclohexyl chloride। तो क्लोरोबेंजीन के अंदर क्या होता है, रेजोनेंस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, CCl बॉन्ड शॉर्टर हो जाता है, कुछ छोटा हो जाता है, hence its dipole moment is less than that of cyclohexyl chloride, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड की वजह उसका जो डायपोल मोमेंट है वो क्या होता है, कुछ कम होता है, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एरिल हैलाइड्स। तो आप देखते हो जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं एरिल हैलाइड्स की, तो सबसे पहले आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उसके अंदर क्या होता है आपके, दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप देखोगे कि जो एरिल हैलाइड्स हैं दीज आर द लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देयर लो रिएक्टिविटी इज एट्रीब्यूटेड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। तो जो इनकी लो रिएक्टिविटी है टूवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उनके दीज रिएक्शंस जो दीज रीजन्स हैं कि ऐसा क्यों होता है। फर्स्ट है ड्यू टू द रेजोनेंस CX बॉन्ड हैज़ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या होता है कि Cl यानी कि जो बेंजीन क्लोराइड है ये, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि Cl पार्शियल डबल बॉन्डेड होता है, यानी कि आप देखोगे क्लोरीन के ऊपर कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पता है कि किस तरीके से होती है। ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इधर और ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इधर, ठीक है। तो क्या होगा, आपको एक नया प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड Cl होगा, और ये जो माइनस है यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ होंगे, इधर आ जाएंगे, और इसके बाद में आपका ये बनेगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि क्या होता है, इस Cl पर पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है, राइट। तो ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से ये क्यों आता है, ड्यू टू द रेजोनेंस। जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपने पहले भी पढ़ी हुई है, ये नेक्स्ट इधर जाएगा और ये बॉन्ड इधर जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, फिर आगे ये वापस जाएगा और यहाँ से ये जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, एंड देन ये वापस यहाँ जाएगा। तो ये क्या होता है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से CX बॉन्ड के अंदर क्या आ जाता है, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है अटैक करने वाला, उसको क्या नहीं मिल पाती, प्रॉपर जगह नहीं मिल पाती है अटैक करने के लिए, इसीलिए वो वीक रिएक्टिव होते हैं। सेकेंड है स्टेबलाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, मतलब ये घूम रहे हैं, डीलोकलाइजेशन हो रहा है, जिस वजह से इसका जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में इनस्टेबिलिटी ऑफ फेनिल कार्बोकेटायन। जो फेनिल कार्बोकेटायन है यानी कि जो Cl है, अगर वो बाहर आ जाता है तो इस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो अनस्टेबल होता है, मतलब उसकी स्टेबिलिटी कम होती है।
तो इस तरीके से आप देखोगे कि क्या होता है, जो रिएक्शन होती है आपकी, अगर आप देखते हो एरिल हैलाइड की रिएक्शन है, ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे NaOH के प्रेजेंस में एट द टेम्परेचर 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले तो क्या होगा, NaOH का अटैक होगा, Cl बाहर निकलेगा और इस बेंजीन रिंग पर क्या बनेगा, ONa, राइट, क्या बनेगा, ONa, ठीक है, और यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा, राइट। इसके बाद में H+ की रिएक्शन होगी, और जब H+ की रिएक्शन होगी यहाँ पे, ठीक है, तो ये Na बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, H, और ये क्या बन जाएगा, फिनॉल, राइट। तो ये जो रिएक्शन होती है वो इस तरीके से होती है। आप वापस समझ सकते हो कि जब Cl यहाँ से बाहर निकलेगा और ONa इस पर जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, ONa, ठीक है, और HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में जब रिएक्शन करवाएंगे हम H+ की, तो ये H+ इस पर अटैक होगा और Na बाहर निकल जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, OH, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास में फिनॉल मिलता है। और बच्चों आप लोगों को मैं अभी रिएक्शन सारे बता रही हूँ डायरेक्ट, लेकिन इसके बाद में मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी मैकेनिज़्म वाला, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो मैकेनिज़्म है उनको मैं आपको सेपरेटली समझाने के लिए एक वीडियो अपलोड कर दूंगी, राइट। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे कि इस तरीके से ये रिएक्शन होती है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी। तो आप देखोगे कि जैसे ये हेलो एल्केन है, इस हेलो एल्केन पर जब कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो उसकी जो रिएक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए क्या ज़रूरी होता है कि कोई उस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ठीक है, लाइक NO2 SO3H एक्सेट्रा। और किस पर हो, वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर होगा तो वो क्या करेगा, उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी टूवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। क्योंकि हमें पता है कि जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, जब रेजोनेंस होता है तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने की वजह से किस पर, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर हाई होने की वजह से जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो किस पोजीशन पर करेगा, मेटा पोजीशन पर, ठीक है। तो Na2 क्या करता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो क्या करता है, रिएक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। अब इस तरीके से आप देखोगे कि जैसे अगर हम क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, ठीक है, ये लेते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं NaOH और H+ के साथ में, तो ये जो NO2 ग्रुप लगा हुआ है पैरा पोजीशन पर, तो ये जो पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है वो क्या करेगा, इस Cl के लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है वो उसको क्या कर देगा, वो इंक्रीज़ कर देगा, मतलब कि वो रिएक्शन फास्ट होगी। आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये 443 केल्विन पर ही हो रही है, कब, जबकि इस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है। तो जब पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप लगा हुआ होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ होता है, तो उससे वो जो रिएक्टिविटी है टूवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से वो लोअर टेम्परेचर पर भी रिएक्ट करके क्या बना लेता है, यहाँ पे OH ग्रुप बना लेता है, राइट। इसी तरीके से आप देखोगे कि जब ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है तो इस कंडीशन में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी मीन्स Cl आउट होगा, है ना, और क्या जुड़ेगा, OH ग्रुप जुड़ेगा। तो हमें सिर्फ गर्म करने की ज़रूरत होगी, मतलब टेम्परेचर बहुत कम की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा तो 623 केल्विन्स की ज़रूरत पड़ी थी हमें टेम्परेचर की, व्हेन कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ था। जब यहाँ पर NO2 ग्रुप लग गया तो 443 केल्विन की ज़रूरत पड़ी, और जब तीनों पोजीशन पर NO2 ग्रुप लग गया तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं और ये इसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देंगे, जिसकी वजह से ये Cl ईजीली रिमूव हो जाएगा और क्या बनेगा, यहाँ पे OH बन जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है।
इसके बाद में आ जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव। दस क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फिडेल क्राफ्ट्स रिएक्शन गिव अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा क्लोरो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स। तो आप देखते हो कि जब हम हेलोजिनेशन रिएक्शन देखते हैं तो क्या होता है, हेलोजिनेशन रिएक्शन में जो हेलोजन है वो डीएक्टिवेटिंग है बट इट इज़ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। मतलब कि ये क्या करेगा, जो भी कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा अटैक करने के लिए वो किस पर आएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर आएगा। ऐसा क्यों होता है, जैसे कि आप जानते हो कि जब हम रेजोनेंस शो करते हैं तो रेजोनेंस होते टाइम क्या होता है कि Cl ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है। क्लोरीन के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएंगे, रिंग के अंदर जाएंगे और क्या बनाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो आप देखोगे ऑर्थो पोजीशन पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से वापस रेजोनेंस होगा तो ये आगे जा कर के फिर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और फिर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो आप देखोगे कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जिसलिए जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा वो अटैक करेगा, कहाँ पर करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ई प्लस का मतलब जिसको कि इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज़ है, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। और इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जहाँ उसे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा मिलेंगे वो वहाँ पर अटैक करेगा। तो इसीलिए ये कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा, पैरा पोजीशन पर एंड ऑर्थो पोजीशन पर। क्योंकि जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई जाती है क्लोरोबेंजीन की तो वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज बनाता है। ठीक है, इसलिए ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो बच्चों आप लोगों को ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है ज़रूर। ठीक है, किस तरीके से बनेगी, जैसे आप देखते हो यहाँ पे Cl, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे यहाँ पे तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड Cl, और ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसके बाद में ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जा कर के बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड इस पोजीशन पर क्या बनाएगा, नेगेटिव चार्ज बनाएगा। ठीक है, तो ये किस तरीके से बनेगा, आप देखोगे यहाँ पे ये आएगा, इधर डबल बॉन्ड बना, इधर डबल बॉन्ड बना और यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड Cl। इसके बाद में फिर नेक्स्ट ये इधर मूव करेगा और ये बॉन्ड इधर मूव करेगा और क्या बना लेगा ये इस तरीके से, डबल बॉन्ड Cl, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, और यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। इसी तरीके से नेक्स्ट आगे चलेंगे तो क्या होगा, वापस ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ पर से वापस किस पे चला जाएगा, क्लोरीन पर चला जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या बनेगा, ये इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा और ये Cl सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और वापस इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। आप लोगों को ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आनी चाहिए, आप इसको अच्छे से समझ लो और इसको बनाने की कोशिश करो। ठीक है, इसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि ये जो क्लोरीन है वो क्या होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर हमें क्या मिल रहा है, नेगेटिव चार्ज मिल रहा है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या होगा कि जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहाँ पर आएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, राइट। इसके बाद में आता है नेक्स्ट नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में क्या होता है, HNO3 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4, और कंसनट्रेट H2SO4 के साथ में HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्लोरीन क्या होगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, इसलिए NO2 किस पर जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। ओके, पैरा पोजीशन का जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, मेजर होगा, क्योंकि ये एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए पैरा पोजीशन पर जो हमें कंपाउंड मिलेगा वो क्या होगा, मोर मतलब मेजर होगा। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट रिएक्शन है सल्फोनेशन। दीज आर द रिएक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ
हेलो एरिन्स। तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है, रिएक्शन करेगा कंसनट्रेट H2SO4 के साथ, हीट करेगा, और जब हीट कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर SO3H हमें मिलेगा। इसको हम बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड दिस इज द 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड पैरा पोजीशन इज मोस्ट मेजर। इसके बाद में नेक्स्ट आता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो दीज रिएक्शंस आर इम्पोर्टेंट एलिमिनेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो आप देखोगे जब क्लोरोबेंजीन के रिएक्शन CH3Cl के साथ में करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या मिलता है आपको 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, CH3 कहाँ पर जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। ये Cl तो कहाँ चला जाएगा, AlCl4 माइनस बना लेगा, ठीक है। एनहाइड्रस AlCl3 है, इस Cl के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, AlCl4 बना लेगा, और CH3 वो कहाँ चला जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, ठीक है। इसे बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये क्या कहलाता है, एसाइलेशन, ठीक है। ओके, दिस इज द एसाइलेशन। CH3COCl एनहाइड्रस AlCl3 के साथ में रिएक्ट करेगा, Cl AlCl3 के साथ चला जाएगा, और COCH3 यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो जो AlCl3, जैसे कि मैं आपको एक बार इसका रिएक्शन बता देती हूँ कंप्लीट क्या होता है। AlCl3 रिएक्ट करेगा Cl के साथ में, और क्या बना लेगा, AlCl3 प्लस Cl, और क्या बना लेता है, AlCl4 माइनस, और यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3COO प्लस। यहाँ से क्या होगा, H प्लस बाहर निकलेगा और ये इस पर अटैक करेगा। फिर वापस ये जो H प्लस निकला वो H प्लस AlCl4 के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, HCl, राइट। तो आपको समझ में आया कि पहले तो ये जो कंपाउंड है वो किससे रिएक्ट करेगा, AlCl3 के साथ रिएक्ट करेगा, जिसमें से AlCl3 Cl के साथ रिएक्ट करके AlCl4 माइनस बना लेगा और COCH3 प्लस बना लेगा, ठीक है। और जब यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो COCH3 तो इस पर जुड़ेगा और हाइड्रोजन रिमूव होगा। ये हाइड्रोजन वापस AlCl4 के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, HCl बना लेगा, ठीक है। और AlCl3 हमें वापस उसी फॉर्म में मिल जाएगा, ओके। तो इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो आप इन रिएक्शंस को विद नेम अच्छे से लर्न कर लेना, अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इसके बाद में रिएक्शन विद मेटल्स के साथ में जब रिएक्शन करवाते हैं एल्किल हैलाइड एरिल हैलाइड्स की, तो क्या होता है 2Na प्लस RX, और ये क्या है, एरिल क्लोराइड, ठीक है। तो बेंजाइल क्लोराइड है, इसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो सेम थिंग जैसे कि आपने वुर्ट्ज़-फ्रीग रिएक्शन पढ़ी थी RX के साथ में, एलिफेटिक्स के साथ में, इसी तरीके से यहाँ पर एरोमेटिक्स के साथ में भी होगी। तो 2NaX यहाँ से बाहर हो जाएगा और R यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। इट इज़ कॉल्ड द वुर्ट्ज़-फ्रीग रिएक्शन। तो आप हायर कार्बन की एल्केन्स बनाने के लिए इस रिएक्शन को काम में ले सकते हैं। और वुर्ट्ज़-फ्रीग रिएक्शन की जब एलिफेटिक के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो हमें RR हायर एल्केन मिलती है, और जब बेंजाइल क्लोराइड के साथ में कराते हैं तो हमें बेंजाइल ये एल्केन मिलता है, ठीक है। फिटिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है, दोनों ही सेम मॉलिक्यूल्स काम में लेते हैं एक जैसे, इसीलिए हमें इसका जो डबल कंपाउंड मिलेगा डाइफिनाइल, ठीक है। यहाँ पर दोनों ही क्या है, बेंजिल क्लोराइड है। 2Na के साथ में रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर एंड इट फॉर्म्स डाइफिनाइल। इसी तरीके से नेक्स्ट रिएक्शन है उल्मांस रिएक्शन। उल्मांस रिएक्शन इट इज़ अ इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन, आपको ये याद रखना है। और इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, आयोडोबेंजीन की रिएक्शन कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या होता है, बाइफिनाइल बनता है, ठीक है। इसके बाद में है डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स। तो डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स बनते हैं, तो आपको बता देते हैं डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, जिसमें कि 2 हेलोजन्स जुड़े हुए हों, वो क्या कहलाते हैं, डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स। तो एक पोजीशन तो होती है ये जब 1 और 2 पोजीशन पर हेलोजन्स जुड़े हुए हों,
तो वो कहलाते हैं विस और विसिनल डाई हैलाइड। ठीक है, ये क्या है, डाई हेलोजन डेरिवेटिव है, मतलब दो हेलोजन्स जुड़े हुए हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि किस पोजीशन पर वो जुड़े हुए हैं। तो जब 1 और 2 पोजीशन पर जुड़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड, और जब वो एक ही कार्बन पर दो हेलोजन्स जुड़ते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, जैम डाई हैलाइड। ओके, इसके अलावा अगर दूर दूर क्लोरीन जुड़े हैं तो वो क्या कहलाता है, आइसोलेटेड डाई हैलाइड्स। ठीक है, तो डाइक्लोरोमीथेन जैसे CH2Cl2 इज़ वाइडली यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, एज ए प्रोपेलेंट इन एरोसोल्स। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन इन ह्यूमन कॉजेज इंटेंस बर्निंग एंड मिल्क रेडनेस ऑफ द स्किन। ठीक है, तो ये क्या होता है, थोड़ा सा क्या पॉइजनस होता है, और ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आने पर हमारे लिए क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स यानी कि CHCl3।